तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सबके काम का है, न केवल सहारा इंडिया परिवार, पीएसीएल पल्स, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनाइटेड जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, जेकेबी और आपका क्या बोलते हैं, सोशल विजन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेय ग्रुप, कैलकॉम ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस और जितनी भी इस तरह की ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिन्हें सेल कंपनीज, फर्जी कंपनीज, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का या पोंजी स्कीम चलाने का या पिरामिड स्कीम चलाने का, ठगी करने का आरोप लगाकर, आरोप न कहें, साक्ष्य पाकर हमारी सरकार ने जिनको बैन कर दिया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर, और इसी कानून के अंतर्गत सरकार ने इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपना पैसा जमा करने वाले लोगों को, ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट बनाया था। और इस बट्स एक्ट में ये गारंटी प्रदान की गई थी कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करेगी। तो दोस्तों, इस एक्ट को भारत सरकार ने, तमाम राज्यों की सरकारों ने लागू कर दिया है, नोटिफाइड कर दिया है। कुछ ठग किस्म के लोग आपको ये भ्रमित करते हैं कि इसकी नियमावली तय नहीं हुई है, तो पिछली बुक में जो कि नियमावली थी नहीं, ये नई बुक हमने बनवा दी है। अब इसमें आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 विद अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2020, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल्स 2020। तो ये रूल्स भी नोटिफाइड अब पूरे देश के हर राज्य ने कर दिए हैं। दोस्तों, थोड़ी किताब मोटी बन गई है, कोई बात नहीं, ये आप सबको उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग इस किताब को मंगा लें। और ये लॉ पब्लिकेशन ने छापी है, कोई ये नहीं है कि जी हमने घर में छाप ली हो, और भारत सरकार से बाकायदा अप्रूव्ड पब्लिकेशन है ये, और इसमें तमाम नोटिफिकेशन भी हैं। और साथ साथ ये दोनों चिट फंड अधिनियम 1982, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम्स पाबंदी अधिनियम 1978 भी है। और जब इसके अंदर जाएंगे तो दोस्तों, इसमें आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट, और आपका जो साझेदारी अधिनियम होता है, पार्टनरशिप वाला, इंडिविजुअल वाला, वो भी इसमें हैं। जब इस पूरी पुस्तक का अध्ययन हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कोई भी पदाधिकारी कर लेंगे, तो उनकी समझ में ये भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम 2019 अच्छी तरह से आ जाएगा। और आप इसका प्रयोग करके न केवल अपने निवेशकों का, बल्कि उन तमाम निवेशकों का भुगतान उनकी जमा राशि के 203 गुना करा सकते हैं, 180 दिन में करा सकते हैं, जो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या एसएसजी वगैरह के पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं। दोस्तों, तो ये पुस्तक का अध्ययन आप सब लोग कर लें।
ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि जिस समस्या के समाधान के लिए हमारे देश में 1978 से कानून बनने शुरू हुए, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978, जिसे द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 भी बोल देते हैं, चिट फंड अधिनियम 1982 बना, द चिट फंड एक्ट 1982, और बहुत सारे कानून इसके बाद बने। लेकिन किसी भी कानून में निवेशकों के भुगतान की गारंटी नहीं दी गई थी। निवेशकों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में दिया गया। दोस्तों, चाहे वो चिटफंड अधिनियम 1982 रहा हो, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 रहा हो, या राज्यों के जो लोकल पीआईडी एक्ट्स थे वो रहे हों, सेबी एक्ट रहा हो, कंपनी एक्ट रहा हो, आरबीआई एक्ट रहा हो, या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी एक्ट रहा हो, इन सबकी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट तक विफल हो गया। उसने बहुत सारे फैसले इस तरह की चिट फंड कंपनीज के खिलाफ दिए और सेबी को या सीआरसी को या रेगुलेटर को, अन्य किसी रेगुलेटर को, 9 रेगुलेटर हैं देश में, इस अधिनियम में भी उनका जिक्र किया गया है, और लिक्विडेटर्स वगैरह, एनसीएलटी वगैरह, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के भुगतान संबंधी आदेशों का पालन नहीं कर सका। और न केवल सहारा इंडिया परिवार के, बल्कि पीएसीएल पल्स के, साईं प्रसाद के, समृद्धा जीवन के, जेकेबी के, कुबेर के और हजारों कंपनीज के पीड़ित दर दर के धक्के खाते रहे, न्याय मांगते रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, उनका पैसा वापस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सेबी, सीआरसी, लिक्विडेटर, एनसीएलटी, पीआईडी एक्ट्स और तमाम संस्थानों की घोर विफलता के बाद हमारी पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया दोस्तों। और इस एक्ट की प्रस्तावना में सरकार ने कहा है, मैं आज वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि क्या कहा है सरकार ने इस कानून को बनाते समय, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं। ये अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी बोलते हैं। ये लिखते हैं, सरकार ने जो कहा है दोस्तों, वो कहा है कि कारोबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों से भिन्न अनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियमित हो। उद्देश्यों और कारणों का कथन करते हुए सरकार ने कहा, गैर बैंककारी अस्तित्वों को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विभिन्न कानूनों के उपबंधों के अधीन जनता से निक्षेप जुटाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। निक्षेप निवेश को ही बोला है, तो निक्षेप को लेके किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तथा विदेश से निक्षेप लेने वाले कार्यक्रमों के लिए विनियामक ढांचा दोष रहित नहीं है, ये सरकार ने कहा है। कोई विनियामक अस्तित्वों या क्रियाकलापों के विशिष्ट प्रकारों को विनियमित करके वित्तीय सेक्टर के भीतर सुपरिभाषित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के अधीन हैं। इसी प्रकार चिट फंड धन परिचालन, जिसके अंतर्गत बहुस्तरीय विपणन स्कीम और सहकारी सोसाइटियों द्वारा प्रस्तावित स्कीम भी हैं, क्रमशः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इसी प्रकार से सामूहिक निवेश स्कीम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे भिन्न विनियामक ढांचे के होते हुए भी उच्च प्रतिलाभों और अन्य फायदों का वचन देकर अनिश्चित स्कीमों में निवेश के लिए जनता को सम्मिलित करके धन और निक्षेपों के कपटपूर्ण रूप से अपराधिकृत संग्रहण करने वाली स्कीमें और ठहराव अभी भी समाज में काम कर रहे हैं। नंबर 2, केंद्रीय विधान जैसे इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 और चिट फंड अधिनियम 1982 तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधान
बेईमान तत्वों द्वारा चलाई गई अनियमित निक्षेप स्कीमों के मुद्दे का पूर्णतः समाधान करने में समर्थ नहीं रहे हैं। इस विनियामक अंतर को वित्त 16वीं लोकसभा पर संसदीय स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में सामूहिक निवेश स्कीम, चिटफंडों आदि के विनियमन की प्रभाव उत्पादकता शीर्षक वाली रिपोर्ट में उजागर किया गया था। उक्त समिति में अपनी रिपोर्ट में लाखों लोगों द्वारा किए गए कठिन कमाई की बचतों और निवेशों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रशासनिक और प्रवर्तन उपाय के साथ ही समुचित विधायी उपबंध की आवश्यकता को सिफारिश की है। प्रवर्तन माने इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो इसकी आवश्यकता की सिफारिश की है। वर्तमान में निक्षेपकर्ताओं के हितों की सुरक्षा में और राज्य की सीमाओं के पार चलने वाली कई अनियमित निक्षेप लेने वाली स्कीमों में राज्य विधियों के बीच बहुत अंतर है। नंबर 3, पूर्वोक्त दृष्टि से अनियमित निक्षेप लेने वाले क्रियाकलाप पर इसके प्रभावी प्रवर्तन के लिए व्यापक पाबंदी को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय विधान का होना आवश्यक हो गया है। अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 18 जुलाई 2018 लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था। उक्त विधेयक को 10 अगस्त 2018 को परीक्षा करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त संबंधी मामलों की स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। उक्त स्थायी समिति द्वारा सिफारिश किए गए रूप में संशोधनों सहित विधेयक पर 16वीं लोकसभा में विचार किया गया और 13 फरवरी 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ और पारित करने के लिए नहीं लिया जा सका, चूंकि देश में निक्षेप लेने वाले अवैध क्रियाकलापों की बुराई से निपटना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी 2019 को अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया गया था। अब अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। नंबर 4, प्रस्तावित विधेयक अर्थात अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 का उद्देश्य ऐसी अनियमित निक्षेप स्कीमों या ठहरावों को उनके प्रारंभ होने पर रोकना और उसके साथ ही किसी अनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों की याचना, आमंत्रित या स्वीकार करने को दंडनीय अपराध बनाना है। विधेयक एक ऐसे तंत्र को रखने के लिए है जिसके द्वारा व्यतिक्रमकारी स्थापनों की आस्तियों को कुर्क करके निक्षेपकर्ताओं को बिना विलंब के प्रतिदाय किया जा सके, यानी जो निवेशक हैं उनका भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक में ये भी उपबंध है कि इसके उपबंध कारोबार के सामान्य अनुक्रम के लिए जाने वाले निक्षेपों को लागू नहीं होंगे, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न अस्तित्व बिना किसी कठिनाई के अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में निक्षेप लेने में समर्थ हैं। विधेयक में ये सुनिश्चित किया गया है कि वास्तविक कारोबारी या व्यक्तिगत कारणों से अथवा संकट से पार पाने के लिए नातेदारों या मित्रों से धन उधार लेने वाले व्यक्तियों को कोई कठिनाई ना हो। नंबर 5, अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 में जो अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं। तो अनियमित 1 नंबर में इसका काम बताया आया है अनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी करना, किसी अनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेप लेने वालों पर निक्षेप के प्रतिदाय या वापसी में कोई कपटपूर्ण व्यतिक्रम नहीं करने की बाध्यता आरोपित करना, अनियमित निक्षेप लेने वाली स्कीम को प्रोन्नत करने या चलाने के लिए निवारक दंड का उपबंध करना, निक्षेपकर्ताओं को प्रतिदाय करने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम के लिए दंड का उपबंध करना, किसी निक्षेप लेने वाले स्थापन द्वारा व्यतिक्रम की दशा में निक्षेपों के प्रतिदाय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई सक्षम प्राधिकारी पदाविहित करना। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामलों के लिए अभिहित
विशेष न्यायालयों का गठन करना, केंद्रीय सरकार को कोई ऐसा प्राधिकारी अभिहित करने के लिए सशक्त बनाना जो भारत में कार्य करने वाले निक्षेप लेने वालों पर सूचना के लिए ऑनलाइन डाटाबेस बनाएगा, उसका अनुरक्षण करेगा और उसको चलाएगा। सक्षम प्राधिकारियों को शक्तियां और कृत्य प्रदत्त करना, जिसके अंतर्गत व्यतिक्रमी स्थापना की अस्थियों को कुर्क करने की शक्ति भी है। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, तुरंत विधान बनाए जाने की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया था और जुलाई 2019 में इसी अध्यादेश को इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया और महामहिम राष्ट्रपति ने 31 जुलाई 2019 को इसे स्वीकृत करते हुए पूरे देश में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी इस कानून को लागू किया गया दोस्तों। और भारत के राजपत्र में इसको 31 जुलाई 2019 को ही 1 नंबर से लेकर 20 नंबर पेज तक प्रकाशित कर दिया गया। वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इस किताब में भी है, यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा कानून, इतना अच्छा कानून 2019 में दोस्तों देश भर में लागू कर दिया गया। 2020 में इसके रूल्स नोटिफाइड कर दिए गए, लेकिन उसके पश्चात भी इसको दबाया गया, आज भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ठग एजेंट हैं, जो ठग कंपनीज हैं, जो ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और चंदे का धंधा करने वाले संगठन तो आज भी इस इतने बड़े कानून को मानने को तैयार नहीं है। वो सब इसको लेकर के भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते रहते हैं, आप लोगों को बहकाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने देश के तमाम राज्यों में जाकर, तमाम जनपदों में जाकर इस कानून के विषय में बताया। इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करवाई और कहीं कहीं भुगतान भी आरंभ हुआ। अब चूंकि बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है, आज मैं प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था 3 लाख कंपनियों के विषय में, वो वीडियो भी अपने वीडियो के साथ जोड़ूंगा लास्ट में, उसको भी सुन लेना आप लोग और प्रधानमंत्री जी भी सुन लें कि जब एक पार्ट कानून का लागू कर दिया गया, तुरंत अविलंब कंपनी बंद कर दी गई, तो ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा नहीं बल्कि पहला पार्ट है इसी कानून का, जिसमें पीड़ितों का पैसा वापस सरकार को करना है, उसको क्यों अमल में नहीं लाया जा रहा, या जो अधिकारी इसको अमल में नहीं ला रहे, जो राज्य इसको अमल में नहीं ला रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये कानून तो इतना सार्वभौमिक है कि अगर इसकी अनुपालना कोई राज्य ना करे तो राज्य सरकार को भी केंद्र बर्खास्त कर सकता है, धारा 356 का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, इतने बड़े कानून को लेकर आज भी आप बहुत बड़ी गफलत का शिकार हैं, गलतफहमी का शिकार हैं। एजेंट सुरक्षा ठग मंडली, बहुत सारे फर्जी आंदोलनकारी, बहुत सारे चंदे का धंधा करने वाले संगठन, आज भी कोई सीआरसी के गीत गाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के, कोई हाई कोर्ट के, कोई लिक्विडेटर के। कई धूर्त तो ये तक कहते हैं कि जी हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करा लेंगे, सहारा इंडिया की चारों कोऑपरेटिव सोसाइटियों को रेगुलेट करा लेंगे, और इस तरह से आपको भ्रमित करते रहते हैं। उन्हें पता है कि आपकी मानसिकता जल्दबाजी की है और जल्दबाजियों के झांसे में आकर के आप पहले अपना पैसा गंवा चुके हैं और अब भी आप इस कानून से दूर जाकर अपने पैसे को वापस लेने का प्रयास नहीं करोगे, दूसरे कामों में उलझे रहोगे, दूसरे संगठनों में फंसे रहोगे, ताकि आपका भुगतान कभी ना हो और ऐसे संगठनों का चंदे का धंधा चलता रहे। तो दोस्तों, हमने पूरी ईमानदारी, मेहनत, समर्पण सिद्धांत के साथ इस कानून पर काम किया और आज ये कानून देश भर में लागू हो गया है। कानून शासन नहीं बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, तो हमारा भी ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम शासन को कम से कम थैंक्स तो कहें, उसका धन्यवाद तो व्यक्त करें, आभार तो व्यक्त करें। और जब आप उसका धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से वो शासन, जिस शासन ने इस कानून को बड़े गर्व के साथ बनाया है, वो सचेत होगा
आपकी सहायता करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस कानून को देश भर में क्रियान्वित कराएगा, आपका भुगतान कराएगा। इसी के लिए हमने 30 जनवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से एक विशाल धन्यवाद समारोह प्रधानमंत्री का आयोजित किया है। आप आइए, सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। चूंकि आपको अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के झांसे में आओगे, हाई कोर्ट वालों के झांसे में आओगे, कहोगे कि सुरक्षा मिल जाएगी कहीं से एजेंट्स को, उसमें पैसा बर्बाद करोगे, या किसी लिक्विडेटर के झांसे में आओगे, या सेबी के में, या किसी और बात के में, तो निश्चित रूप से आप न केवल अपने भुगतान से वंचित रहेंगे, बल्कि ये लोग आपसे चंदे का धंधा करके आप ठगे हुए लोगों का और शोषण उत्पीड़न करते रहेंगे, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर, कभी भुगतान के नाम पर, कभी किसी और नाम पर दोस्तों। तो आपको ऐसे ठग और ठगों के दल्ले और दल्लियों के झांसों से भी बाहर निकलना है। अब आपको कोई बड़ा आंदोलन, कोई मोर्चा बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं रही है चूंकि केंद्र सरकार भी और तमाम राज्यों की सरकारें भी इस पर सहमति प्रदान करती हैं कि वो इस कानून का क्रियान्वयन कर रहे हैं, सबका भुगतान करेंगे। कोई भी राज्य मना नहीं कर पा रहा है। हम तो 20 राज्यों में गए, 300 से ज़्यादा जिलों में गए, कहीं किसी अधिकारी ने, किसी राज्य सरकार ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने हमसे नहीं कहा कि जी हम इस कानून को नहीं मानते या इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे। सबने, चूंकि हमने तर्क, तथ्य और प्रमाणों के साथ इस कानून को प्रोजेक्ट किया, तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम सरकारों के साथ, तो अंततः सबको हमारी न्यायपूर्ण मांग को मानना पड़ गया। और आज आप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उस अंतिम मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां आप सबका भुगतान होने की गारंटी है। भुगतान होगा यदि आप इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करते हुए अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में जो हम समारोह कर रहे हैं वो मुख्य समारोह होगा, और अंतिम एक तरह से आंदोलन तो इसको मैं नहीं कहता हूँ, ये तो धन्यवाद समारोह है। और शिकायत हम जरूर करेंगे प्रधानमंत्री जी से, जिन भी राज्यों में अभी तक इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापनाएं नहीं हुई हैं, या भुगतान पटलों की स्थापना होने के बाद वहां पर भुगतान आरंभ नहीं हुआ है आवेदन लेने के पश्चात भी, ये शिकायत तो करेंगे। लेकिन मुख्य विषय हमारा उनका धन्यवाद ज्ञापित करना ही होगा, और साथ साथ हम उनसे मांग करेंगे कि अब वो अविलंब लोकसभा चुनाव से पूर्व आप सबका भुगतान कर दें। चूंकि बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की, राज्यों की सरकारें एक अभियान चला रही हैं मोदी की गारंटी। तो तमाम चीज़ें, जब आप फूड एंड सिक्योरिटी बिल को मोदी की गारंटी बता रहे हैं, बेरोजगारों के रोजगार को मोदी की गारंटी बता रहे हैं, स्टार्टअप को मोदी की गारंटी बता रहे हैं, जो ये विश्वकर्मा योजना आई है उसको मोदी की गारंटी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये मोदी की गारंटी में ठगी पीड़ितों के भुगतान के गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 अभी तक सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है, ये प्रश्न हम जरूर करेंगे। चूंकि हम कोई गुलाम नहीं है किसी के। दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम भाजपाई हो गए, हम भाजपाई नहीं हैं, हम सत्याग्रही हैं, सत्य के साथ हैं। यदि शासन ने कोई अच्छा काम किया है तो निसंकोच हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और वो यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो निसंकोच निर्भीकता के साथ हम उसका विरोध भी करेंगे। और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि साहब आप झुके, ये झुकने की बात नहीं है। दोस्तों, झुकना भी अगर पड़ता, अगर सच में भी झुकना पड़ता, तो देश के 42 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी मेहनत की पूंजी को वापस करवाने के लिए मैं निश्चित रूप से झुक जाता। प्रधानमंत्री क्या, किसी के भी सामने झुक जाऊंगा मैं, अगर वो 42 करोड़ लोगों का भुगतान करे तो, या भुगतान में सहायता करे तो। और अगर वो इस काम में मदद नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, तो प्रधानमंत्री क्या, कोई भी हो, मैं कभी नहीं झुकूंगा उसके सामने। सीधी सी बात है मेरी, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं। अब तो मैं ये तक मैंने कह दिया है कि भाई ये जो पहले भुगतान फिर मतदान का नारा है, इसको भी हम वापस ले लेंगे, लेकिन तब जब आप 42 करोड़ लोगों के
भुगतान की गारंटी का अधिकार उन्हें वास्तव में दें, और जैसे अन्य कानूनों का प्रचार प्रसार भारत सरकार भी, राज्य सरकारें भी, भारतीय जनता पार्टी भी, उसके सहयोगी संगठन भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर होर्डिंग बोर्डिंग बैनर लगा करके, उसी तरह से इस कानून का भी प्रचार प्रसार किया जाए। और जो लोग अधिकारी हों, चाहे कोई राज्यों की सरकारें हों, अगर इस कानून का वो अनुपालन नहीं कर रही हैं तो केंद्र उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करे, दंडात्मक कार्रवाई करे, और जो हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन हैं उनका भुगतान अविलंब इस कानून के अकॉर्डिंग करवाए। ये सहारा सीआरसी पोर्टल को भंग करे, सेबी पीएसीएल पोर्टल को भंग करे, तमाम ये जो लिक्विडेटर बिठा दिए हैं आदर्श पे, इस पे, उस पे, इनको खत्म करे। क्योंकि जो भुगतान की गारंटी का अधिकार आपने एक एक्ट बना करके दे दिया और ये कह दिया कि सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी आपके जो जिले या तहसील में होंगे वो आपका भुगतान करेंगे, तो सबका भुगतान कराइए इसी कानून के तहत। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये सीआरसी पोर्टल बना दिया, ये सीबी पोर्टल बना दिया, ये लिक्विडेटर बना दिया, ये एनसीएलटी बना दी, ये दिवालिया कर दिया, ये रेरा कर दिया, ये फेरा कर दिया। इन सबको खत्म कीजिए और इस एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित का जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करवाइए। अगर नहीं करवाएंगे, आप केवल झांसा देंगे, तो निश्चित रूप से हम आपका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। और आप भुगतान कर देंगे तो हम नतमस्तक भी हो जाएंगे आपके समक्ष, आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे, और जो कुछ मदद हमसे हो सकती है आपकी वो करेंगे। चूंकि हमको तो परमात्मा ने चुना है न्याय योद्धा के रूप में, और हम तो अपने शत्रुओं की भी उस दौर में मदद कर देते हैं जब शत्रु के साथ भी कहीं कोई अन्याय होता है या जुल्म होता है। तो अगर ठग भी समर्पण कर दें इस कानून के समक्ष, ठग कहने लगें कि साहब मैं भुगतान कर रहा हूं, तो कर दे। ये कानून भी कह रहा है इस बात को कि अगर कोई ठग की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी बर्ड्स एक्ट ने, और ठग चाहे कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे दी जाए, तो उस प्रॉपर्टी का मूल्य नकद में जमा कर दे, यानी कि भुगतान कर दे जो भी पीड़ित आवेदक हैं उनका, तो उसको भी कोई सजा नहीं है। सजा तो तब है जब वो भुगतान नहीं करेगा तो सजा है। तो हमारी लड़ाई केवल भुगतान की है, कोई अपनी पगड़ी ऊंची रखने की नहीं है, अपनी नाक ऊंची रखने की नहीं है, या किसी से हमको कोई आश्रय नहीं चाहिए, या अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो पर्सनल उसके लिए 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी को। बहुत सारे साथी हैं मेरे भारतीय जनता पार्टी में भी जानते हैं, मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत अपने लिए एक पत्र तक नहीं लिखा है आज तक। मेरे साथ जुल्म भी हुआ है तो भी मैंने न्याय की गुहार नहीं लगाई कि आप न्याय करो मेरे साथ, न मैं करूँगा कभी। चूँकि निजी संबंधों का लाभ उठाना मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की बुनियाद है, मूल है। जिस दिन हम हिंदुस्तान को इतना ईमानदार बना लेंगे कि हम निजी संबंधों का फायदा न उठाएं, निजी संबंधों को एक तरफ रखकर केवल न्याय, सत्य और कानून के लिए लड़ने लगेंगे, उस दिन हमारा हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा दोस्तों। और हमारा अभियान यही है। तो आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं 30 जनवरी 2024 के दिल्ली कार्यक्रम में। और साथ साथ जो साथी नहीं आ सकते, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता अब हमें नहीं है, तो जो साथी नहीं आ सकते हैं, शीतलहर भी चल रही है, तो वो साथी अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, राज्यों में 30 जनवरी को ही धन्यवाद ज्ञापन समारोहों का आयोजन करके ज्ञापन जरूर भिजवाएंगे प्रधानमंत्री को और अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को, ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी सबका भुगतान आरंभ हो सके दोस्तों। ये काम तमाम साथियों को करना है। जिन साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आए वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि देश के 42 करोड़ लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो सब लाभान्वित हो सकें इस जानकारी से, ठगों के चंगुल से मुक्ति प्राप्त कर सकें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप शोषण से, उत्पीड़न से और ठगी का शिकार होने से बच सकें। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं कल नई सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस देश में मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, लेकिन कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई मोदी के पुतले नहीं फूंक रहा है। क्यों? ये 3 लाख कंपनियां कागज पर थी। और आप हैरान हो जाएंगे, एक कंपनी हमने ऐसी पकड़ी है जिसके
2100 बैंक अकाउंट थे। एक कंपनी 2100 बैंक अकाउंट, एक खाते में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आप पीछा करते ही जाओ, कुछ हाथ ही नहीं लगता था। ये नोटबंदी के बाद ये सारा पकड़ा गया है। 3 लाख कंपनियां शक के घेरे में। अभी तो हमारी जो टीम बैठी हुई है, 3 लाख में से 5000 को अभी सैंपल टेस्ट किया, सैंपल। आप हैरान होंगे, 5000 का जो सैंपल टेस्टिंग हुआ है, उनकी सारी चीजें खोल करके रख दी। 5000 कंपनियों में 4000 करोड़ रुपयों का कारोबार, काला कारोबार हाथ लगाए। अभी तो 5000 पे हाथ लगाया है, 3 लाख पर जब लगेगा तब क्या क्या निकलेगा। अब इनको छाती पीटने के सिवाय कुछ बचा है क्या? मोदी के पुतले जलाने के सिवाय कुछ बचा है क्या? जब सब लूट गया है तो हमला बोलो मोदी पे, हमला बोलो मोदी पे। अरे बोल लो, जितना बोल दो। 8 तारीख से 1 महीने भर चलाते रहे ना, लेकिन मोदी देश में ईमानदारी का जो अब यज्ञ चला है, उस यज्ञ को आगे बढ़ाता रहेगा।